स्वागत है आपका द प्रिंट में। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे फटाफट आ रहे हैं और जिसमें कि महाराष्ट्र में एक तरह से साफ है कि महायुति की जो सरकार है, वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। झारखंड में जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, यानी कि जो इंडिया अलायंस जेएमएम की सरकार है, वो एक तरह से शुरुआती रुझानों में अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए है और बहुमत के आंकड़े से काफ़ी आगे चल रही है। तो लगता है कि हेमंत सोरेन अपनी गद्दी बचाने में कामयाब होंगे। तो झारखंड के इलेक्शन रिजल्ट को उसके जो शुरुआती रुझान हैं, उसके जो ट्रेंड्स हैं, उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान झारखंड से जुड़ रहे हैं, रांची से, जिसमें कि हरिकृष्ण दयाल जी हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा प्रोफेसर बीके सिन्हा और मार्कस बारला जो हैं, जो ज़ेवियर्स कॉलेज में हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, दूसरा इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं। तो तीनों मेहमानों से समझते हैं कि आखिर झारखंड में क्यों हेमंत सोरेन या इंडिया अलायंस की जो शुरुआती लीड दिख रही है, उसके पीछे के कारण क्या समझ में आते हैं। ट्राइबल आइडेंटिटी का जो इशू है, जो मुद्दा है, वो कितना इस इलेक्शन में रेजोनेट किया और क्या उसमें बीजेपी पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले दयाल साहब आपसे शुरुआत करते हैं। आप इस इलेक्शन के जो नतीजे अभी दिख रहे हैं, उसको कैसे रीड कर पा रहे हैं? क्या 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी इंडिया अलायंस हेमंत सोरेन की सरकार बहुत ही स्ट्रॉन्ग विकेट पर है, यानी कि सरकार बनाने के बिल्कुल करीब है? तो इसके पीछे की वजह क्या आपको दिखती है? पिछले कुछ महीने का जो डेवलपमेंट है वो काफी इम्पोर्टेंट रहा है इस इलेक्शन के रिजल्ट को डिसाइड करने के लिए। हुँ, एनडीए लीड बनाए हुए है। सुबह से अगर लें तो अ, पिछले अगर इलेक्शन कैंपेन के दौरान देखिए या उसके कुछ महीने पहले के डेवलपमेंट को देखिए तो वो काफी इम्पोर्टेंट रहा है। जैसे इलेक्शन के तुरंत तुरंत कुछ महीने पहले ही जो मैया सम्मान योजना लागू किया गया और जिस तरह से उसको प्रोएक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट किया गया। पूरी ऑफिशियल मशीनरी इसमें काफी एक्टिव होकर के इसको इम्प्लीमेंट की और सुदूर इलाके तक पैसा पहुंचना शुरू हो गया खाते में लोगों का। जिस तरह से बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन हुआ और बेनिफिशियरीज के खाते लिंक किए गए और उनसे डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के तहत डीबीटी के तहत उनको पैसा पहुंचाया गया। तो ये काफी हद तक हो गया। कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम रहा, केवाईसी वगैरह नहीं था, तो लेकिन वह कुछ सिस्टम के इश्यूज थे जो कि धीरे धीरे टैकल होते रहे। तो यह काफी पॉजिटिव मैसेज दिया कि कुछ तो आ रहा है। और आप देखेंगे अगर इलेक्शन पार्टिसिपेशन में तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन ओवर द इयर्स काफी कस के बढ़ा है, खास करके लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और अभी के असेंबली इलेक्शन में। तो तो वह काफी इम्पोर्टेंट तो रहा है। जी, तो दयाल साहब, कुल मिलाकर जो वुमेन मोबिलाइजेशन था, जो कि इस तरह की लाडली बहना स्कीम या मैया स्कीम जो झारखंड में इम्प्लीमेंट हुआ, हर इलेक्शन में ये एक काफ़ी गेम चेंजर होता है। तो आपको लगता है कि ये जो स्कीम थी, उसने सारे जो एंटी इनकम्बेंसी थे, उन सबको मिनिमाइज़ करने में सफलता पाई जेएमएम के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, और ये गेम चेंजर स्कीम साबित हुई सरकार के लिए? हाँ, यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। लेकिन दूसरा जो फैक्टर रहा है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी इशू को बहुत उठा नहीं पाया। उसका जो हुँ, इलेक्शन कैंपेन रहा जिसमें उन्होंने बटोगे तो कटोगे या फिर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन वगैरह की बात की, तो वह हुँ, उसका अपील वो नहीं पहुंच सका लोगों तक। और हुँ, दूसरा उसका फेलियर रहा कि उसने बाहरी लीडर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा किया। तो यहाँ पर यह भी एक नैरेटिव गया कि भीतरी और बाहरी का इशू झारखंड में काफी पुराना रहा है। आप 2000 के बाद से ही अगर आप देखिए तो ये इशू काफी इम्पोर्टेंट रहा है। तो यह भी एक उसके लिए एनडीए अलायंस के खिलाफ जा रहा है लगता है अभी तक, बीके कि सिन्हा जिसमें साहब कि जी। उन्होंने बाहरी लीडर पे ज्यादा डिपेंड किया और लोकल लीडर्स पे कम। सिन्हा साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या इलेक्शन में, जैसे कि हमने कई सारे स्टेट के इलेक्शन हम देखते हैं, तो वहाँ पे ये देखते हैं कि वोटर्स के लिए, जो आम जनता है, उसके लिए सबसे क्या ये मुद्दा इम्पोर्टेंट होता है कि कोई बाहरी लीडर कैंपेन करने के लिए आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे उस चुनाव को लीड कर रहे हैं, या हेमंता बिस्वा शर्मा लीड कर रहे हैं। जो असली मुद्दा है, उनकी अपनी आइडेंटिटी, अपना उनको प्लेट में क्या मिलता है, बुके में क्या उन्हें मिल रहा है। और
तो आप इस नतीजों को या फिर जो अर्ली ट्रेंड्स हैं उसको कैसे रीड कर पा रहे हैं कि क्या कौन से ऐसे फैक्टर थे जो एनडीए के खिलाफ गया और हेमंत सोरेन के पक्ष में गया? निकेश जी, अगर एट द वेरी आउटसेट अगर मैं कहूँ जी। कि अब तक का जो रुझान है चुनाव परिणाम का, वो एक्सपेक्टेड लाइन पे ही दिखाई दे रहा। ये केवल मेरा आकलन नहीं है, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं या टिप्पणीकार हैं, लगभग सबों का यही मत रहा है। क्यों ऐसा दूसरी क्यों बात हुआ कि ये? उसी पे मैं आ रहा हूँ जी। दूसरी बात ये कि जो रुझान है, अभी ये रुझान ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? तो 2-3 बातें मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें ये बात हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि विधानसभा के लिए चुनाव और लोकसभा के लिए चुनाव, अभी दोनों ही चुनाव बिल्कुल अलग लेवल्स पे होते हैं। बिल्कुल। और अलग लेवल्स पे होने के कारण मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। असेंबली इलेक्शंस की जहां तक बात है, असेंबली इलेक्शंस में जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो दल स्थानीय मुद्दों को एकजुट कर और सक्रिय तरीके से मतदाता के बीच में ले जा पाता है, तो उसका असर कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। बनाम कि चुनाव हम विधानसभा के लिए लड़ रहे हों और राष्ट्रीय मुद्दों को जो वहां पर रखना चाहते हो, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए खेमे की ओर से, विशेष रूप से बीजेपी की जो रणनीति झारखंड में रही, उसमें कमी थी। कमी ये मुझे दिखाई देती है कि उन्होंने, जैसा प्रोफेसर दयाल कह रहे थे कि जेएमएम लेड जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वो कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर सकते। क्यों? करप्शन का मुद्दा, उन्होंने जो मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, हेमंत सोरेन को करप्शन के मुद्दे पर ही वो जेल गए थे और बीजेपी बार-बार ये कहती रही कि कितना बड़ा करप्शन, किस अपनी जो जमीन मिली उसको उन्होंने किस तरह से जमीन हासिल की, और इसके अलावा ढेर सारे करप्शन के मुद्दे बीजेपी उठाती रही। तो एक तरह से जो बीजेपी का जो फुटप्रिंट जिन इलाकों में कमजोर था, जिसको कि हम कोल्हान या संथाल परगना का रीजन कहते हैं, जहां पे ट्राइबल आइडेंटिटी का इशू और जेएमएम का स्ट्रांग पॉकेट है, उसको डेंट करने के लिए बीजेपी ने करप्शन और इन्फिल्ट्रेशन का इशू उठाया। तो जनता ने क्या उस मुद्दे को बाय नहीं किया? उनका जो आर्गुमेंट था, उनकी जो नैरेटिव थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया? ना, बिल्कुल मुझे तो ऐसा ही लगता है जो कहते हैं कि जहां तक भ्रष्टाचार वाली बात है, हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से उनको बेल मिल गया और उसके बाद जब वो वोटर के बीच में गए, तो समहाउ वो वोटर्स को कन्विंस कर सके कि ये जेल उनका भेजा जाना एक तरह से एक पॉलिटिकल वेंडेटा था बीजेपी की तरफ से। अभी इस बात को लेकर के वो अपने वोटर्स को बहुत हद तक, मुझे लगता है, कन्विंस कर सके। और दूसरा ये भी हम स्वीकार करेंगे कि आमतौर पे ये अब एक सोच सी बन चुकी है कि भ्रष्टाचार तो कमोबेश सभी राजनीतिक दल और दलों की सरकारें अपने तरह से उसमें लिप्त रही, इसलिए जेएमएम को केवल टारगेट किया जाए, ये उचित नहीं। दूसरा भरला साहब, मसला था जी जी, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात जो बीजेपी के लोगों ने उठाई। देखिए, वहां भी जो जेएमएम कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कामयाब रहा अपने वोटर्स को समझाने के लिए कि ये मसला राष्ट्रीय मुद्दा है और कहीं ना कहीं इसकी बड़ी जिम्मेवारी केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है, ये उसकी जिम्मेवारी होती। और दूसरा कि ये घुसपैठ का मुद्दा जिन इलाकों को प्रभावित करता है, वो इलाके बहुत सीमित है, इसलिए कुल मिलाकर के बीजेपी को जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये इसका उलट प्रभाव हुआ कि जो पोलराइजेशन वो करना चाह रही थी हिंदू वोट बैंक और मुस्लिम हिंदू वोट बैंक को लेकर के, अभी पोलराइजेशन हिंदू वोट बैंक का तो होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है उस तरह से जैसा कि उनकी अपेक्षा थी, लेकिन मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन जरूर हो। भरला साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि जो
झारखंड का इलेक्शन होता है वो अक्सर हाँ ट्राइबल आइडेंटिटी और नॉन ट्राइबल के बीच में एक तरह से होता है। बीजेपी को माना जाता है कि ये माइग्रेंट और जो जब डिवीजन हुआ था तो बिहार से जो लोग वहां पे आए उस हिस्से में उनकी पार्टी मानी जाती है। ओबीसी का भी थोड़ा वोट मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो अपर कास्ट का वोट उन्हें बीजेपी को मिलता रहा है, ओबीसी का वोट मिलता है। ट्राइबल इलाका जो है वो बीजेपी का फॉल्ट लाइन है। आप देखेंगे पिछले कई सारे इलेक्शन से आप देखेंगे उन इलाकों में कोल्हान और संथाल परगना में बीजेपी स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है, और 2019 में तो उन सीटों पर हारने की वजह से ही रघुवर दास सत्ता से बाहर हुए थे। तो जो ट्राइबल इलाका था उसको डेंट करने के लिए बीजेपी ने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि भाई एक तो पहले इन्फिल्ट्रेशन का इशू उठा दो, और इन्फिल्ट्रेशन में वो ट्राइबल वोट बैंक को फियर दिखाओ कि भाई उनकी जनसंख्या कम हो रही है और ये मुसलमान बांग्लादेश से आ गए, उसकी वजह से वो इलाके आपके जो अफसर हैं वो सीमित हो रहे हैं। आपको लगता है कि ट्राइबल आइडेंटिटी के इशू को जेएमएम बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया? जो उन्होंने सरना कोड की बात कही, उन्होंने कहा कि 1932 का जो खतियान है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और बीजेपी उसको क्रैक नहीं कर पाई। बीजेपी को लगा कि जिस तरह की स्ट्रैटेजी वो हिंदी हार्टलैंड के दूसरे स्टेट में अपनाते हैं, हिंदुत्व की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, उसके जरिए वो डेंट करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं बीजेपी को मिली। ओके, बहुत धन्यवाद। मैं पहले के दोनों वक्ताओं से प्रोफेसर हरीश्वर दयाल और प्रोफेसर बीके सिन्हा से मैं बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने जो अपना विचार दिया, लेकिन आपका जो मुख्य बिंदु आपने केंद्रित किया है उन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। और जैसा हरीश्वर ने कहा है, भीतरी बाहरी का इशू और खास करके आदिवासियों के बीच में, झारखंड के आदिवासियों के बीच में रूट में है, बहुत जड़ में है। ये फियर अभी काफी हद तक बना हुआ है कि बाहर जो आते हैं जिनको टिप्पू कहते हैं, खास करके बिहार की बात नहीं कर, बिहार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाहर से जो भी आते हैं तो एक डर बना रहता है आदिवासियों के बीच में कि क्या इसे गुमराह तो नहीं कर ले, उनकी जमीन तो नहीं लूटा जाए और उनका जो अधिकार नहीं छीना जाए, इस तरह का डर बना रहता है। और अभी जो हाल में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में आया है, खासकर आदिवासियों के बीच में, वो जबरदस्त हो गया। और डिको का जो कॉन्सेप्ट है और उनके लिए क्लियर होते जा रहा है कि नहीं, जो भी विकास के काम होंगे, अगर अपने ही लोग आगे आते हैं तो उन पर ज्यादा विश्वास करते हैं। बाहरी लोगों पर थोड़ा सा उनको डाउट रहता है कि पता नहीं वो ठगने के लिए आए हैं। तो ये रूट में है, आदिवासियों के रूट में है। और जेएमएम का जो सवाल है और एनडीए इंडिया इंडिया जो अलायंस का जो सवाल है, वे इस इश्यू को, आदिवासियों के इस इश्यू को अच्छी तरह से पहचानते हैं। और चाहे करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी अपने लोगों पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। और जिससे आदिवासियत के नाम पर ही जेएमएम का जो लीड का रुझान हम लोग देख रहे हैं, इस वजह से है। हमेशा इनके बीच में ये जल, जंगल और जमीन बहुत ही जबरदस्त इशू बन जाता है उनके बीच में। और जो बाहरी, जो बांग्लादेशी की बात है, उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं है, खासकर आदिवासी को कौन बाहर सारे क्या कर रहे हैं, लेकिन वे अपने जो अस्तित्व है उसको बना करके बचाए रखना चाहते हैं, जल, जंगल, जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं। और इसी इशू पर जेएमएम उनको आश्वासन देने में काफी कामयाब रहे हैं कि जल, जंगल, जमीन को बचा सकते हैं। तो जेएमएम या तो जो उसका गठबंधन, और हमेशा थोड़ा डाउटफुल, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो पिछले जो एनडीए सरकार जो आई थी, बीजेपी सरकार, उस समय हम लोगों ने देखा एक फियर क्रिएट हुआ। और एक्चुअली जो जमीन के बारे में काफी छीनने की बात आई, और तो 5 साल आदिवासियों के का बाद जमीन जिस के बात बारे को आप में। कह रहे हैं कि रघुवर दास की सरकार ने जो एक परसेप्शन क्रिएट हाँ किया जी, था, जी, तो वो परसेप्शन 5 साल के बाद भी कंटिन्यू रहा, उसको बीजेपी दूर नहीं कर पाई, उसमें सफलता उनको नहीं मिल पाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोले, मैं वही बोलना चाह रहा था। रघुवर दास के समय जो प्रॉब्लम आया आदिवासियों के बीच में और रूरल झारखंडियों के बीच में, वो उसको लोग ये मिटा नहीं सके। और उसको अभी तक वोट जो अभी दिखाई दे रहा रुझान, उसी का एक नतीजा दिख रहा है। हम आगे नहीं कर सकते कि क्या रिजल्ट होगा, लेकिन वो फियर बिल्कुल काम किया है। और
अभी लोगों के बीच में, आदिवासियों के बीच में एक संगठन भी मजबूत होते जा रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। दयाल साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम एक ट्राइबल फॉल्ट लाइन की बात करते हैं, खास करके झारखंड में, क्योंकि पिछले 5 साल में बीजेपी ने कई सारे एफर्ट किए। उन्होंने सबसे पहले तो रघुवर दास को वहां से गवर्नर बनाकर भेजा, क्योंकि बीजेपी को ये रियलाइज हो गया था कि ये जो रघुवर दास ने जिस तरह से डोमिसाइल पॉलिसी और छोटा नागपुर एक्ट और जो लैंड पॉलिसी को डाइल्यूट करने का काम किया, उससे ट्राइबल काफी नाराज हो गए। तो उन्होंने उनको गवर्नर बना के भेज दिया। बाबूलाल मरांडी को वो अध्यक्ष बनाकर लाए, उनको फ्री हैंड दिया। लेकिन ट्राइबल जो फॉल्ट लाइन झारखंड का है, आप देखें कि उड़ीसा में बीजेपी को ट्राइबल वोट दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को ट्राइबल वोट दे रहे हैं, लेकिन झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी हेमंत सोरेन एक तरह से अरविंद केजरीवाल की तरह वो दूसरे ऐसे लीडर हैं कि जहां पे ज्यादातर होता है कि जिन राज्यों में बीजेपी अगर अपोजिशन में होती है तो अगले टर्म में बीजेपी वहां पे सत्ता में आ जाती है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव अपोजिशन के रोल में रहती है। दिल्ली में और झारखंड ये दूसरा ऐसा स्टेट साबित हो रहा है कि जहां पे 5 साल के बाद भी बीजेपी कम बैक करने की स्थिति में नहीं है। तो ट्राइबल, वहां के ट्राइबल आइडेंटिटी का इशू बाकी राज्यों से कैसे डिफरेंट है? नहीं, ट्राइबल आइडेंटिटी का इशू के साथ साथ अगर हम कहें कि दूसरे कम्युनिटी भी काफी मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आप ट्राइबल पॉपुलेशन देखिए तो अराउंड 26% पॉपुलेशन है, और वह नहीं कहें कि एकदम होमोजीनियस है, एक ही पार्टी को वोट देता है, क्योंकि बहुत जगह आप देखिए कि बहुत सारे ट्राइबल कैंडिडेट हैं जो कि बीजेपी से खड़े हुए हैं, और अभी के अगर इसमें देखेंगे रुझान में तो लीड कर रहे हैं, मीरा मुंडा लीड कर रही हैं, अमर बाउरी भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो एकदम ऐसा नहीं कहे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी एकदम होमोजीनियस है, वह भी अगर आप देखिएगा तो कम्युनिटी वाइज डिवाइडेड रहा है। अगर आप देखेंगे जेएमएम का, तो जेएमएम का बेस कभी भी ट्राइबल में पैन ट्राइबल नहीं रहा है। ये 3M कहते हैं कि 3M में इनका कंसंट्रेशन रहा है, और इन्होंने जैसे जिस तरह से ग्रो किया जेएमएम, तो मांझी, महतो और मुस्लिम, ये 3 में इन्होंने अपनी पैठ बनाई थी। तो इसीलिए आप देखिएगा कि एक रीजनल इनका कंसंट्रेशन रहा था कि संथाल परगना और कोल्हान में। बीजेपी ने काफी प्रयास किया, खास करके पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, जहां पर कि जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी थे, ट्राइबल रिजर्व, एसटी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से थे, उसमें उन्होंने अच्छा नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने किया, चंपई सोरेन इशू उठाया, चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर लिए, सीता सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो यह सारा प्रयास किया। तो कोल्हान का अभी रिजल्ट देखना होगा कि जेएमएम चंपई सोरेन का असर कितना रहा है, वहां पर बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद हुआ है। सीता सोरेन तो ट्रेल कर रही हैं, तो यह एक इशू रहा है, लेकिन मोटा मोटी मुख्य मुद्दा रहा है। जी, अर्थमेटिक की हम बात करें, ज्यादातर जो जेएमएम और इंडियन लाइंस की जो सीटें हैं, पिछली बार का जो आंकड़ा है लगभग वैसे ही आंकड़ा है कि 30 सीटें जेएमएम जहां पे लीड कर रही है, 13-14 सीटों पे कांग्रेस लीड कर रही है, 3-4 सीटों पे आरजेडी लीड कर रही है। बीजेपी का जो पिछला ग्राफ था 25 सीटों का था, तो 25 सीटें से अगर वो 27 सीट या 26 सीट या 28 सीट पे लीड कर रहे हैं, तो ज्यादा उनका गेन उन इलाकों में नहीं था जो उनका वीक इलाका था। बीजेपी की ज्यादातर सीटें उन इलाकों से आई थी जो कि उनका छोटा नागपुर का और जो पलामू रीजन है जहां पे एससी पॉकेट्स हैं, या फिर जो माइग्रेंट पॉपुलेशन ज्यादा है जहां पे तो इसका ये एक तरह से कह सकते हैं कि जेएमएम अपने पॉकेट को बचा रही है 30 सीटों पर जो लीड कर रही है, तो कोल्हान, संथाल परगना और जो बाकी इलाके वहां पे जेएमएम अच्छा लीड कर रही है। हाँ, नहीं, सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है जो कि महतो कम्युनिटी है या ओबीसी कम्युनिटी है, और आप देखिएगा कि सिर्फ जेएमएम नहीं, कांग्रेस भी अपना होल्ड बनाई हुई है, और कांग्रेस का बेनिफिट इनको जेएमएम को भी मिला है। ये पलामू वाले इलाके में वो इनरोड कर सकी है, या आरजेडी का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे कि लीड में काफी अच्छा रह रहा है। 6 जगह पर वो कंटेस्ट कर रहे थे, और ये 6 जगह पर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम देखें इंडिया अलायंस का, तो इसमें ये जो पार्टी इनकी रही है वो काफी अच्छा परफॉर्म करती रही है। सारे कांग्रेस को देखें या जेएमएम का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और कंबाइंड असर रहता है जबकि। और अगर आप देखेंगे कि कंटेस्ट भी इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग अलायंस के तहत किया है, यही चीज बीजेपी के साथ भी रहा है, लेकिन बीजेपी का फेलियर सबसे बड़ा रहा है।
जी, बीजेपी का फेलियर आप बताएं, और साथ में एक और सवाल जोड़ लें कि अक्सर हाँ, जब कोई सरकार होती है 5 साल, तो जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट में ये बहुत ही मुश्किल होता है कि 5 सालों के बाद वो सरकार बचा पाएँ। कम से कम 2014 के बाद तो ये दिख रहा है कि बीजेपी अपनी सरकारों को, जो उनकी सरकारें हैं, वो बचा लेती हैं, लेकिन आप देखिए कि केसीआर उखड़ गए। उसी तरह से आप देखें कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर उखड़ गए, चंद्रबाबू नायडू आ गए। आप बीजेपी कांग्रेस की सरकारें, अशोक गहलोत की सरकार थी, अशोक गहलोत रिटेन नहीं कर पाए, भूपेश बघेल रिटेन नहीं कर पाए अपनी सरकारों को। तो ये जो 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी हेमंत सोरेन वहां पे डटे हुए हैं, और कांग्रेस तो झारखंड में लोगों ने ये कंप्लेन किया था कि जेएमएम की लीडर ने, कि कांग्रेस उस तरह से एग्रेसिवली कैंपेन नहीं कर रही है झारखंड में जिस तरह की महाराष्ट्र में कर रही है। उसके बाद भी जेएमएम वहां पे अपने पॉकेट्स को बचा रही है, सत्ता में वापसी कर रही है, तो ये तो एक बड़े आश्चर्य की बात समझी जाएगी। मुझे लगता है कि 3 फैक्टर है जो कि काफी इम्पोर्टेंट रहा है इस इलेक्शन के रिजल्ट को डिसाइड करने में। पहला रहा है ये जेएमएम का जो एंटी इनकम्बेंसी को बहुत हद तक वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश किए हैं मैया सम्मान योजना के तहत, और काफी हद तक वो पॉजिटिव असर किया है। जैसे कि इसके पहले जब हम लोग फील्ड वर्क पे गए हुए थे और पता करने की कोशिश कर रहे थे दूसरे प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम के बारे में, तो किसी ने कहा कि बाकी जो प्रोग्राम है जैसे अबू आवास वगैरह, उसको भी क्यों नहीं उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जैसे कि मैया सम्मान को किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैया सम्मान सिर्फ विमेन तक गया नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। तो एक वह रहा है। दूसरा रहा है कि एक नए लीडर का ग्रोथ जो जेएमएम में हुआ कल्पना सोरेन के तहत, और कल्पना सोरेन का जो कम्युनिकेशन स्किल इमर्ज किया जिससे कि वो लोगों से कनेक्ट कर सकी, और जितने उन्होंने मीटिंग्स की, जितने जगह वो पहुंची और जिस तरह से लोगों से कनेक्ट कर रही थी, वह भी लेकिन काफी शुरुआती फायदा रुझान में वो ट्रेल पहुंचाया। कर रही थी, कल्पना जी। हाँ, शुरुआती रुझान में ट्रेल कर रही थी। हाँ, अपने जगह, लेकिन बाकी जगह उनका बाकी काफी जगहों पे असर ट्रेल रहा कर है, वो पूरे रही। झारखंड में देखें। और उससे ज्यादा बड़ा अगर मुझे लग रहा है वो तीसरा फैक्टर है, वह है बीजेपी का फेलियर दो फ्रंट पे। एक की लोकल लीडर को वो पर भरोसा नहीं कर पाए, या लोकल लीडर चूंकि उनके पास स्टार प्रचारक बहुत रहे और उसी पे वो डिपेंडेंट रहे। तो जो लोकल लीडर जिस तरह से इमर्ज करना चाहिए था, जिस तरह से वो पूरे झारखंड में घूमते, बाबूलाल मरांडी भी पूरे झारखंड में नहीं घूम करके ज्यादा वो प्रयास करते रहे अपने कंस्टिट्यूएंसी में, तो वह नहीं रहा। और जो अच्छे इंपॉर्टेंट लीडर उनके थे, अर्जुन मुंडा वगैरह, वह पूरे झारखंड में घूमते, उन पर अगर ज्यादा बीजेपी डिपेंडेंट रहती तो लगता है कि ज्यादा फायदा उसको मिलता। और कहीं ना कहीं वो ये दोनों लीडर जो ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता विश्वा शर्मा, तो इसको भी एक यह नरेटिव के रूप में ये लोग कन्वर्ट कर पाए कि ये बाहरी लोग हैं, यहाँ की चीज़ों को नहीं समझते हैं। और अगला जो उनका एजेंडा भी जो उन्होंने उठाया था, वह एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने ज़्यादा भुनाने की कोशिश नहीं की, जितना कि वह बाहरी भीतरी वगैरह की बात करते रहे या हिंदू वोट पोलराइजेशन की बात करते रहे, जो कि अगर दयाल इनइफेक्टिव साहब, जी रहना था। दयाल साहब, अगर बीजेपी चीफ मिनिस्टर फेस को प्रोजेक्ट करती, बाबूलाल मरांडी को अगर हेमंत सोरेन के अगेंस्ट में प्रोजेक्ट करती, तो आपको लगता है कि बीजेपी की और बेहतर स्थिति हो सकती थी? क्योंकि बीजेपी स्ट्रैटेजिकली कई राज्यों में चीफ मिनिस्टर नहीं प्रोजेक्ट करती है, उनको लगता है कि बाकी जो जमात है वो इकट्ठा हो जाएगी हराने के लिए, जिनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया। तो उस स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन एक ऐसे स्टेट में जहां पे एक स्ट्रॉन्ग ट्राइबल फेस है, और बीजेपी का जो लैकुना है वो ट्राइबल आइडेंटिटी के मुद्दे पर वो पिछड़ रहे थे, तो उनको अगर हेमंत सोरेन को बीट करना था, तो अगर वो बाबूलाल मरांडी को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करते पूरे कैंपेन के दौरान में, तो आपको लगता है कि बेहतर स्थिति होती? नहीं, थोड़ा मैं डिसएग्री करूंगा इससे, क्योंकि बाकी जो ट्राइबल इंपॉर्टेंट ट्राइबल लीडर थे जो कि वह भी सोचते थे कि वह भी चीफ मिनिस्टेरियल फेस हो सकते हैं, वहां पर एक मुश्किल होता इनको। और कई जगह आप देखें तो भीतरघात की स्थिति रहती वहां पर। जैसे कि कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट फेस है, मैं यहाँ पर भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, वह भी अच्छे चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हो सकते हैं, और वह भी
सोचते होंगे कि होंगे, और कहीं ना कहीं उनका भी एस्पिरेशन और एम्बिशन रहा है चीफ मिनिस्टर बनने का। सिन्हा साहब, आप ये बताएं कि जो लाइवलीहुड इशू होते हैं, वो कई सारे इलेक्शन में हमने देखा कि लोकसभा का इलेक्शन भी था कई राज्यों में, वो एक तरह से लाइवलीहुड इशू पे कॉन्सेंट्रेट कर गया कि आम जनता को अपने रोटी कपड़ा मकान की जो चिंता है, इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है, और खास करके झारखंड जहाँ के ढेर सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, ढेर सारी ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जो कि आप देखें कि इंडिया के डेवलपमेंट ग्रोथ का जो इंडेक्स है उसमें काफी पिछड़े हुए हैं। वहां पर किसी को अगर कैश बेनिफिट मिल रहा है 1000-2000 रुपया, तो वो एक काफी बड़ा गेम चेंजर हो जाता है। आप तमाम सब कुछ कर लें, लेकिन आप जो ट्राइबल वुमेन थी उनसे जब जाकर आप पूछते थे तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन करप्ट है, कौन नॉन करप्ट है, क्योंकि सबको लगता है कि पॉलिटिक्स में सब करप्ट हैं, सब कहीं ना कहीं घुले मिले हुए हैं। तो वैसी स्थिति में अगर उनको कैश मिल रहा है, उनके पास कोई एक उस तरह का बेनिफिट मिल रहा है, तो वो पूरी स्थिति बदल देता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान इतने इतने 3 टर्म के बाद भी चौथी बार उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट लाके दिखाया। तो ये एक बड़ा इशू रहा जेएमएम के लिए। निकेश जी, हम आपसे पूरी तरह से सहमत हैं, और आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही अंतर्निहित मुझे दिखाई दे रहा है कि चाहे वो प्रदेश की सरकार रही हो या केंद्र की सरकार रही, ये दोनों ही सरकारें अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पे वो कुछ भी ठोस आज तक कर नहीं पाई। जब रोजगार के मोर्चे पर दोनों ही सरकारें कामयाब नहीं रही, वैसे में इनके पास एक ही विकल्प रह जाता है, और वो विकल्प वो फ्रीबी वाला है, रेवड़ी कल्चर की बात जो हम लोग करते हैं आज के डेट में पॉलिटिक्स में। तो उन्हें लगा कि अगर हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो परोक्ष रूप से वोटर्स को इन फ्रीबीज के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, उनको परसुएट किया जा सकता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और जिसका लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। और ये केवल झारखंड तक सीमित रहा हो, हम आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एक अपवाद भी हैं जहाँ की फ्रीबीज के बावजूद जो पार्टियां सत्ता में थी कम बैक नहीं कर पाई, जैसे वाईएसआर की पार्टी। तो झारखंड में निश्चित रूप से जो कहते हैं इसका लाभ जेएमएम गठबंधन को मिला है, दिखाई। दयाल साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल ले लूं, फिर हम इनके पास जाते हैं, बल्ला साहब के पास, कि जिस हम महतो वोटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस इलेक्शन में जब हम नतीजों को डाइसेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि जो नई पार्टी उभरी और यंग लीडर के रूप में उन्होंने पार्टी बनाई, वो कितनी सीटों पर डेंट कर रही है आजसू को या बीजेपी को, क्योंकि जो ओबीसी फैक्टर और खास करके महतो आइडेंटिटी का जो इशू है, वो इससे पहले आजसू को वोट मिलता रहा है, लेकिन जिस तरह से जयराम महतो ने ढेर सारे सीटों पर 71-72 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा किए, तो कितनी सीटों पर उन्होंने डेंट किया होगा बीजेपी या एनडीए अलायंस को, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक क्रूशियल फैक्टर था इस इलेक्शन का। हाँ, बहुत ही आप सही कह रहे हैं। ये जेकेएलएम या जयराम महतो की जिन्होंने एफर्ट किया है, और कुछ समय से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी कुछ जीत नहीं पाए, लेकिन वोट काटने वाली स्थिति उनकी रही। इस बार भी कुछ सीट वो ले आएंगे, लेकिन ये फ्यूचर झारखंड के फ्यूचर पॉलिटिक्स का एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डिपेंड करता है कि उनका डिसीजन क्या होता है इसके बाद, किसी पार्टी के साथ मर्ज करते हैं या अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। लेकिन काफी स्ट्रांगली वो उभर करके आए हैं। उनका ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी और कम्युनिकेशन दोनों काफी इम्पोर्टेंट रहा है। तो वो पोलराइज सिर्फ कर सके या कहिए कि मोबिलाइज कर सके हैं, सिर्फ महतो वोट को ही नहीं, मोबिलाइज किया उन्होंने पूरी तरह से कुछ ट्राइबल वोट को भी, जो उन्होंने इशू रेज किया मूलवासी का, यहाँ के रहने वाले लोगों का, तो उनको मोबिलाइज करना शुरू किया। तो काफी हद तक उन्होंने इनरोड बनाया है ट्राइबल वोट बैंक में भी, और डेफिनेटली महतो या ओबीसी वोट बैंक में। भल्ला साहब, एक सवाल आपसे, अंतिम सवाल ले लेता हूं कि आपके लिहाज से या आपके पर्सपेक्टिव से इस इलेक्शन का जो सबसे अगर मैया जो स्कीम को छोड़ दिया जाए तो दूसरा ऐसा कौन सा ऐसा फैक्टर था, जो एक्स फैक्टर था, जिसने इस इलेक्शन को इम्पैक्ट किया पूरी तरह से आपकी नजर में, आइदर
इंडिया अलायंस की तरफ से या एनडीए की तरफ से? कौन से ऐसे फैक्टर थे? किसकी क्या कमी रही या किसने बेहतर उस इश्यू को उठाया? काफी अगर आप देखिएगा तो ये इस इलेक्शन में जो वोटर्स का उत्साह होता है वो उतना नहीं दिख रहा था ग्राउंड लेवल पे। तो हर जगह आप देखिएगा कि धीरे धीरे जाकर के वोटर्स निकलना शुरू किया और शाम तक जाकर के वोटिंग परसेंटेज इम्प्रूव किया। लोकल कैंडिडेट्स भी इम्पोर्टेंट विमेन रहे वोटर में तो काफी उत्साह था। विमेन वोट का परसेंटेज भी काफी सीटों पे काफी ज्यादा था। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उभरा है। अगर आप देखिएगा तो ज्यादातर कंस्टिट्यूएंसीज में आप ज्यादातर बूथ पे अगर आप देखिएगा तो 7, 8, 9 बजे तक लाइन नहीं लगी हुई थी। अर्बन एरिया में तो और पुअर परफॉर्मेंस रहा है। तो यह एक रहा है। तो इस और दूसरा रहा है कि यूजुअली अगर आप देखिएगा कि असेंबली में और इस तरह के असेंबली इलेक्शन में जिसमें कि कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहता है, वह काफी लोकलाइज्ड होता है। जो इनकम्बेंट या जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट होते हैं हर एक कंस्टिट्यूएंसी में वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें दोनों पार्टी ने रिपीट किया था अपने कैंडिडेट को। तो बहुत जगह पार्टी लाइन पे हुआ, बहुत जगह पर्सनल लेवल पे लोगों के लिए वोट पड़ना शुरू हुआ। तो यह एक फैक्टर रहा। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहा फेलियर ऑफ एनडीए अलायंस, स्पेशली बीजेपी, कि वो इश्यूज नहीं रेज कर पाए अच्छी तरह से, और जो इश्यूज उन्होंने रेज किया उसका कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं था। जिस तरह से वो सोच रहे थे कि दूसरे जगह इसका असर होता है यहाँ भी होगा, वह नहीं था यहाँ पर। और अगर हम इंडिया अलायंस के साथ देखें तो यह सही है कि लोग कहते रहे कि कांग्रेस उतना जागरूक नहीं रहा या उस तरह से कैंपेन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स बहुत अच्छी तरह से कैंपेन किए, लोगों तक पहुंचना वगैरह किए। तो कैंडिडेट के लेवल पे अगर आप देखें तो स्ट्रांग रही वो पार्टी। अगर इंडिया अलायंस में देखें, और मैया सम्मान योजना या लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो किया यहाँ का लोकल लेवल पे लोकल लोगों को मोबिलाइज करने का, जो मैं कहूँ कि कल्पना सोरेन के थ्रू हुआ, वो काफी इफेक्टिव रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तीनों मेहमान का, दयाल साहब का, साथ ही हमारे बाला साहब का और बीके सिन्हा का, कि कुल मिलाकर जो पर्सपेक्टिव देने के लिए कि किस तरह से झारखंड के इलेक्शन का जो बड़ा मुद्दा था, जो गेम चेंजर था, वो मैया सम्मान योजना था, और बीजेपी की जो कम्युनिकेशन थी वो कहीं ना कहीं बूमरैंग कर गई झारखंड में। और जो जेएमएम इंडिया अलायंस की जो कम्युनिकेशन थी, जो लोकल इशू को उठाने का जो मुद्दा था, ट्राइबल आइडेंटिटी का इशू का जो मुद्दा था, वो ज्यादा रेजोनेट किया अपनी कोर कंस्टिट्यूंसी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए।